हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 19th ऑफ फरवरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन सा न्यूज़ को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट इंडिया और यूएई ने रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट अग्रीमेंट को साइन कर लिया है। तो इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन से डील साइन हुए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। नाउ दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट रिसेंटली वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप अपने प्रॉब्लम को मीडिएशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो एक्जैक्टली इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट का मतलब क्या है, कौन कौन से पार्टीज इसके अंदर है और हर एक पार्टी की डिमांड क्या क्या है, हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट आईबी मिनिस्ट्री। नाउ आईबी मिनिस्ट्री का फुल फॉर्म है जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। उन्होंने रिसेंटली एक कुछ न्यू गाइडलाइंस इशू की है, जहां पर उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को वार्न किया है कि आपको डेटा सिक्योरिटी का और ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो एक्जैक्टली क्या है वो गाइडलाइंस और कैसे वो हमें इफेक्ट कर सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फाइनली विल टॉक अबाउट एक न्यू स्पीसीज ऑफ गेको यहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर पाया गया है। तो एक्जैक्टली इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट इंडिया और यूएई ने जो रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट साइन किया है, इसके बारे में। तो आई होप आप समझ गए कि कॉन्टेक्स्ट ये है कि दोनों कंट्री ने आपस में एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है और इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन करने के लिए काफी दिनों से दोनों कंट्रीज ट्राई कर रही थी। रिसेंटली दे हैव ट्राइड एंड साइंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नो दिस इज द नेम ऑफ द एग्रीमेंट। नाउ जस्ट रिमेंबर कि दो डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड अ सीईपीए एंड वन इज कॉल्ड अ सीईसीए। नाउ व्हाट इज सीईपीए? सिंपल, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब पार्टनरशिप आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ सीईपीए, और जब सीईसीए वाला जो है दैट मींस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ना, इसी का अपग्रेडेड वर्जन जो होता है वो सीईसीए होता है। तो राइट नाउ दोनों कंट्री ने यानी कि इंडिया और यूएई ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। लेटर ऑन इसको अपग्रेडेड वर्जन यानी कि कॉपरेशन एग्रीमेंट को बाद में साइन कर लेंगे। नाउ मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि राइट नाउ हमारी दोनों कंट्री जो यानी कि जो इंडिया और यूएई है, दोनों का जो ओवरऑल ट्रेड है यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबको मिला के अराउंड $60 बिलियन के आसपास का है। इसको अगले 5 सालों के अंदर इंक्रीज करके $100 बिलियन तक पहुंचाना है। ठीक है, ये हमारा मेन एम है। ये तो हमने समझ लिया मेन चीजें। अब हम थोड़े से स्पेसिफिक चीजों को समझते हैं। देखिए फर्स्ट चीज ये है कि इंडिया और यूएई ने रिसेंटली बोला है कि हम दोनों कंट्रीज आपस में स्ट्रॉन्ग एंटी डंपिंग मेजर्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज एंटी डंपिंग। देखिए पहले मैं आपको समझाता हूं कि डंपिंग क्या होता है, देन विल टॉक अबाउट एंटी डंपिंग। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं चाइना का। जैसे सपोज कि चाइना एक पर्टिकुलर सामान को 10 रुपए में बनाता है और सेम सामान को इंडिया भी 10 रुपए में बनाता है और इंडिया को मतलब इंडिया ही उसको 10 रुपए में बेचता है अपने खुद के मार्केट के अंदर। तो मान लीजिए चाइना उस चीज को 10 रुपए में बनाता है, बट जब वो इंडिया के अंदर बेचता है ना, तो उस सामान का जो प्राइस है उसको रिड्यूस करके 7 रुपीज कर देता है। मतलब सेम सामान चाइना जो बेच रहा है इंडिया के अंदर उसके ऊपर 7 रुपए लग रहे हैं, मतलब वो 7 रुपए में बेच रहा है, और इंडिया सेम सामान को जो बना रहा है वो 10 रुपए में बेच रहा है। मतलब देख रहे हैं आप, चाइना यहाँ पर अपना लॉस खा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया के मार्केट को पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली देखिए कोई भी कंज्यूमर जब जाएगा तो वो 10 रुपए के सामान के बदले में 7 रुपीज का सामान खरीदना प्रेफर करेगा, राइट। इसलिए कहीं ना कहीं जो इंडिया की खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इसके कारण पीछे पड़ जाएगी, और जो चाइना की इंडस्ट्री है डिस्पाइट फेसिंग द लॉस उसके बावजूद वो आगे निकल जाएगी। तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ डंपिंग। मतलब इसी चीज को यहाँ पर डंपिंग कहते हैं, जहां पर खुद कंट्री कोई एक पर्टिकुलर कंट्री जो खुद लॉस होने के बावजूद वो सामने वाली कंट्री का मार्केट डिस्टॉर्ट कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज डंपिंग। ठीक है, तो इसी डंपिंग को रोकने के लिए इंडिया और यूएई साथ में मिलकर कुछ एंटी डंपिंग मेजर्स लेने की बात कर रहे हैं। फर्स्ट चीज तो आई होप आप इसको प्रॉपर्ली समझ गए। और सेकंड चीज समझते हैं। देखिए सेकंड चीज ये है कि यूएई और इंडिया जो आपस में एक दूसरे कंट्री को कोई भी सामान भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके ऊपर जो सामने वाला कंट्री होगा उसके ऊपर कंसेशंस बहुत ही कम लगाएगा। इसके बारे में बात की गई है। यहां बोला गया है जो यूएई है, यूएई हमें बहुत सारा गोल्ड एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है? बहुत सारा गोल्ड जो है हम उससे खरीदते हैं, यूएई से खरीदते हैं। और तो जब भी गोल्ड को एक्सपोर्ट करेगा यूएई ना, तो बदले में इंडिया का मेन काम ये होगा कि उस गोल्ड को, मतलब जब गोल्ड वो इंडिया के अंदर आएगा तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस वगैरह लगाएगा नहीं, मतलब उसके ऊपर टैक्सेस को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ड्यूटी के ऊपर कंसेशंस कर देगा। सिमिलरली इंडिया भी जब यूएई को डिफरेंट ज्वेलरीज वगैरह एक्सपोर्ट करता है ना, तो उस ज्वेलरी के ऊपर ज्यादा यहाँ पर कंसेशन यूएई नहीं लगाएगा। यानी कि देखिए जब यूएई कोई सामान इंडिया के अंदर बेच रहा है तो उसके ऊपर इंडिया कम टैक्सेस लगा रहा है। सिमिलरली जब इंडिया कोई सामान यूएई के अंदर बेच रहा है तो इंडिया मतलब यूएई भी उसके ऊपर कम टैक्सेस लगा रहा है। दिस इज सिंपल कॉल्ड एज ड्यूटी कंसेशन एग्रीमेंट। दोनों ने इस चीज को भी साइन किया है। लेट्स अंडरस्टैंड कि देखिए दोनों कंट्री के बीच में जो यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक्जैक्टली कौन कौन से एरिया के बीच में साइन हुआ है। ठीक है, फर्स्ट इज कॉल्ड एज ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत ही सिंपल सी चीज है, डिफरेंट सामान खरीदना है, डिफरेंट सर्विसेज वगैरह मतलब खरीदनी बेचनी है, इसके ऊपर एफटीए साइन हुआ है। सेकंड इज कॉल्ड एज रूल्स ऑफ ओरिजिन। नाउ देखिए ये इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ ओरिजिन का सीधा सा मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सामान सिर्फ मतलब जो होस्ट कंट्री है वहीं पे ओरिजिनेट होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए इंडिया कोई सामान यूएई को बेच रहा है, तो जब इंडिया वो सामान यूएई के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो सामान इंडिया ये इंश्योर करेगा कि ये हमारी खुद के कंट्री का है। मतलब ये सामान जो है इंडिया के अंदर ही ओरिजिनेट हुई है, ताकि इंडिया पर्टिकुलर चीज की क्वालिटी को इंश्योर कर सके। मतलब ऐसा ना हो कि कोई थर्ड कंट्री इंडिया के अंदर अपना सामान बेचे और इंडिया उस सेम सामान को यूएई के अंदर भेज दे। सिमिलरली यूएई भी ऐसा नहीं कर सकता कि कोई थर्ड कंट्री यूएई को अपना सामान दे और यूएई जो है वो सामान इंडिया के अंदर भेज दे। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए दोनों कंट्री ने एक स्पेसिफिक रूल्स ऑफ अग्रीमेंट के ऊपर भी एक एफटीए साइन किया। थर्ड इज अबाउट कस्टम्स प्रोसीजर्स। व्हाट इज मतलब इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए कि जब भी इंडिया कोई सामान यूएई को भेजेगा, एक्सपोर्ट करेगा, तो जो भी यूएई का जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है ना, सबसे पहले उससे वहां पर एक क्लियरेंस चाहिए होता है। तो
सिंपल सा इसका मतलब यह है कि इंडिया जब भी कोई सामान यूएई को एक्सपोर्ट करेगा तो वहां के जो कस्टम डिपार्टमेंट होगी उसको इजीली क्लियरेंस प्रोवाइड कर देगी इंडिया को, ठीक है। मतलब ये इसका बेसिकली मतलब है। फोर्थ इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। सिंपल वर्ड्स में समझे तो इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो यूएई से सामान खरीदेगी बहुत सारा, और यूएई का जो गवर्नमेंट है वो इंडिया से बहुत सारा सामान खरीदेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा ट्रेड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज आईपीआर। ऐसे सारे के सारे चीजें जिसके ऊपर आईपीआर लग सकता है उसके ऊपर दोनों कंट्री आईपीआर नहीं लगाएंगे। जिससे क्या होगा, एक दूसरे की जो प्राइवेसी है उसको रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के ऊपर मतलब कुछ भी करने से बेसिकली रोकेंगे नहीं, ठीक है। और फाइनली वी हैव ई कॉमर्स। ई कॉमर्स अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह होता है उसको प्रमोट करने के लिए स्टेप किए गए। नाउ देखिए, व्हेनेवर यू हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंट एरियाज, व्हेनेवर यू सी डिफरेंट एरियाज, डोंट ट्राई टू रिमेंबर दीस एरियाज, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप देखिए, अगर आप समझेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज, अगर कोई भी दो कंट्री आपस में मिलकर एफटीए साइन करेगी ना, तो उसके बारे में देखिए उसमें उस सेम ही चीजों को यहाँ पर कहीं ना कहीं वो मतलब कवर करेगी। समझिए, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज को हर एक कंट्री मतलब कवर करती है, कस्टम प्रोसीजर को हर एक कंट्री कवर करती है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ई कॉमर्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंट्री यहाँ प्रोक्योर करती है। द ओनली डिफरेंस जो यहाँ पर एक्स्ट्रा साइन किया गया है इंडिया और यूए के बीच में, दैट इज रूल्स ऑफ ओरिजिन एग्रीमेंट। तो अगर आपको ध्यान रखना है तो यू कैन जस्ट रिमेंबर रूल्स ऑफ ओरिजिन एग्रीमेंट जो कि इंडिया और यूए ने रिसेंटली साइन किया है। और आई होप आपको समझ आ गया एक्जैक्टली कि रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है, जहां पर कोई भी थर्ड कंट्री मतलब किसी दूसरी कंट्री के अंदर अपना डायरेक्टली सामान नहीं बेच सकती है थ्रू मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। ऑलराइट, अब हम यहाँ समझते हैं कि इंडिया और यूएई का जो ट्रेड है वो किस तरीके से रोल आउट करता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट्स क्या क्या चीजें, मतलब इंडिया क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करती है यूएई को। तो फर्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है, देखिए यूएई जो है ना, ये एक टाइप का ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री यानी कि ऑयल रिच कंट्री है। इसका मतलब क्या है कि जब भी पेट्रोलियम वगैरह की बात आएगी तो हमेशा इंडिया इंपोर्ट करेगा यूएई से। सिंपल वर्ड्स में, तो इंडिया एक्जैक्टली कौन सा पेट्रोल इंपोर्ट करता है, सोचिए। देखिए इंडिया जो है यहां से डायरेक्टली क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, ठीक है, आप समझना है। तो इंडिया जो है डायरेक्टली इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल जो कि यूएस से इंपोर्ट करेगा, और इस क्रूड ऑयल को क्या करता है इंडिया अपने कंट्री के अंदर डिफरेंट रिफाइनरीज वगैरह, हमारे यहां पर बहुत सारी रिफाइनरीज है, उस रिफाइनरीज के अंदर उस चीज को यूज करके उसको एक फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। जब फिनिश प्रोडक्ट बनाता है तो उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको इंडिया एक्सपोर्ट करता है। समझिए, कोई पेट्रोल, डीजल या फिर आप सिंपल वर्ड समझिए, पेट्रोलियम के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसका रॉ मटेरियल वाला जो पार्ट है उसको इंडिया खरीदता है, ठीक है, आपको समझना है। यानी कि मतलब रॉ मटेरियल को इंडिया खरीदेगा हमेशा, और उसको एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद उस फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो जो ये पेट्रोलियम जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली फिनिश प्रोडक्ट, और जो ये वाला पेट्रोलियम जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं दैट इज रॉ मटेरियल वाला जो पार्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये फर्स्ट चीज क्लियर है। सिमिलरली सेकंड हम बात करते हैं प्रेशियस मेटल्स के बारे में। देखिए इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है प्रेशियस मेटल्स को, यहाँ पर इंपोर्ट भी करता है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रेशियस मेटल्स को। देखिए प्रेशियस मेटल हो गए, स्टोन्स हो गए, जेम्स हो गए, स्टोन, जेम्स, ज्वेलरीज, इन सब चीजों को यहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट करता है। डिफरेंस क्या है, देखिए इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो करता है फिनिश प्रोडक्ट्स को, बट जो इंपोर्ट करता है वो करता है रॉ मटेरियल्स को, ठीक है। आपको चीज ध्यान रखनी है, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा इंडिया और भी बहुत सारी चीजों को यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह हो गए। अगेन मिनरल्स हम मतलब जो हम इंपोर्ट करते हैं मिनरल, देखिए ये वाला हम जो इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स, इसको फाइनली फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करके इसका फिनिश प्रोडक्ट जो है हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। आपको ये चीज समझना है। सिमिलरली इसके बाद बहुत सारा फूड आइटम है, जैसे कि मतलब दाल वगैरह हो गए, सीरियल्स वगैरह हो गए, शुगर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इंडिया यूएई को डायरेक्टली सेंड करता है। इसके अलावा बहुत सारी केमिकल्स वगैरह भी है, ये सभी इंडिया और यूएई को सेंड करता है, ठीक है। आई होप आप मेन चीजें समझ गए। तो मेन चीज मुझे आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर समझाना था वो ये था कि पेट्रोलियम, ज्वेलरीज, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जिसका रॉ मटेरियल इंडिया डायरेक्टली इंपोर्ट करता है, मतलब रॉ मटेरियल खरीदेगा इंडिया, उसको अपने खुद की इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस करता है, उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, उसको फाइनली फिर उसका फिनिश प्रोडक्ट भेज देता है, ठीक है। तो व्हेनेवर यू आर आस्क्ड क्वेश्चन कि इंडिया कौन सा पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है और कौन सा एक्सपोर्ट करता है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि इंडिया हमेशा रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है और जो उसका फिनिश प्रोडक्ट है उसको हमेशा एक्सपोर्ट करता है। तो ये तो हम समझ गए। अब समझते हैं कि यूएई ने कौन कौन से सेक्टर के अंदर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं इंडिया के अंदर, मतलब यूएई की कंपनीज कहां कहां पर कौन कौन से सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। टोटल मेन 5 सेक्टर्स है। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर होता है यूएई के द्वारा वो होता है सर्विसेज सेक्टर के अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट 15% से ज्यादा जो सेक्टर होता है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है मतलब होता है दैट इज इन सर्विस सेक्टर। सेकंड इज इन सी ट्रांसपोर्ट, थर्ड इज पावर, फोर्थ इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में भी जो इंफ्रा वाला पार्ट है, फाइनली वी हैव कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो ये 5 मेन सेक्टर्स है, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल 5, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द फर्स्ट वन कि एग्जैक्टली कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर सर्विस सेक्टर, मतलब कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो दिस इज सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब सिमिलरली यूएई ने यहाँ पर ये भी बोला है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है काफी रिड्यूस हो गई है, राइट। आपको याद होगा आर्टिकल मतलब जो जेएनके के अंदर जो जितना भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो काफी कम है। तो इस चीज के अंदर भी यानी कि जेएनके के अंदर भी काफी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर यूएई करने वाला है, जिससे क्या होगा इंडिया की जो पोजीशन है यूएई के अंदर, मतलब जो जेएनके के अंदर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। नो यहाँ पर हम मेन चीजें समझ गए। अब यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिक चीजें उसको हम समझते हैं। देखिए दोनों कंट्री ने ये बोला है कि एक दूसरे के 80% से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम पूरी तरीके से टैरिफ को हटा देंगे, ठीक है।
सेकंड चीज, इंडिया जितनी भी चीजों को एक्सपोर्ट करता है यूएई को, उसमें से 90% से ज्यादा चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर ड्यूटी को जीरो कर दिया गया, मतलब एक्स्ट्रा टैक्सेस को यहाँ पर जीरो कर दिया गया, मतलब कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। थर्ड चीज, यूएई का और इंडिया का ट्रेड जो है राइट नाउ टोटल $60 बिलियन का है, उसको इंक्रीज करके $100 बिलियन पे लेके जाना है। अगर आप राइट नाउ बात करेंगे तो हम अराउंड 26 बिलियन से एक्सपोर्ट करते हैं, अराउंड 34 बिलियन से यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज में ध्यान रखनी है। और जैसा हमने बात की कि बिजनेस हमारा बेसिकली जेम्स सेक्टर, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स की गुड्स होते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इन सब के अंदर बेसिकली हमारा बिजनेस होता है। बट ये सेम सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट कंट्री के साथ भी बिजनेस करते हैं, तो आपको ये चीज याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज, अब यहाँ पर रूल्स ऑफ ओरिजिन वाला कंसेप्ट था, आई होप आपको मैंने वो चीज प्रॉपर्ली समझा दिया कि एक्जैक्टली जो रूल्स ऑफ ओरिजिन वाला जो एफटीए साइन हुआ है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पर ये चीज बोला गया है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन इसलिए साइन किया गया है ताकि कोई थर्ड कंट्री यहाँ पर इसका मिसयूज ना करे। ऐसा ना हो कि कोई, जस्ट सपोज कि मान लीजिए चाइना है, तो चाइना मान लीजिए कि एक ऐसी कंट्री है जो कि डायरेक्टली जस्ट सपोज यूएई के साथ ट्रेड नहीं करती है, तो चाइना क्या करेगी, वो डायरेक्टली मतलब इंडिया के साथ बात करेगी, इंडिया के साथ अपना फ्रेंडशिप बढ़ाएगी और इंडिया को बोलेगी कि ऐसा करो कि तुम हमसे सामान खरीदो, फिर वो सामान यूएई के अंदर बेचना स्टार्ट कर दो। तो ये चीज अलाउड नहीं है। ठीक है, इसी चीज को रोकने के लिए यहाँ पर रूल्स ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट लेकर आया है कि जो भी सामान इंडिया बेचेगा वो सारी का सारा सामान इंडिया के अंदर खुद के अंदर ही ओरिजिनेट होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज के अंदर जो स्पेशली जो स्टील का एक्सपोर्ट्स है, मतलब वो सारा का सारा सामान जो कि इंडिया यूएई को स्टील बेचता है ना, जो स्टील एक्सपोर्ट करता है, उस चीज के अंदर भी बेसिकली रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत ही स्ट्रांग है, और उसके लिए एक मेल्ट एंड पोर का कंसेप्ट लेकर आया गया। नाउ मेल्ट एंड पोर क्या होता है? मेल्ट एंड पोर सिंपल सा एक कंसेप्ट है जो कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को डिफाइन करता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो ये जो रूल्स ऑफ ओरिजिन, आपको देखिए ध्यान रखना है, ये जो मेल्ट एंड पोर वाला कंसेप्ट है, आपको मैं एक मतलब सिंपल फॉर्म में बताता हूँ। देखिए, जब आपको स्टील बनाना होता है ना, तो आपको पहले आयरन एंड जो आयरन वगैरह है, आयरन को पहले आपको पिघलाना होता है। ठीक है, बहुत सारा आयरन को आप पिघलाते हैं, और पिघलाने के बाद आप उसको स्टील का एक फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, मतलब जब वो आयरन पिघल जाएगा ऑब्वियसली, उसके बाद आप मतलब वो उसको एक टाइप का फॉर्म दे सकते हैं। वेट, मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, सो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली स्टील को बनाया कैसे जाता है। ऑलराइट, देखिए अब इस पर्टिकुलर चीज को देखिए, दीज आर सम ऑफ द आयरन के वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्या होता है, आयरन के डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स को लिया जाता है। उसके बाद व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वगैरह को क्या कहता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को कि एग्जैक्टली इन सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या होता है, यहाँ से लिया जाता है, एंड देन दे आर ट्रांसफर टू अ भट्टी टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली इस भट्टी के अंदर इन सारी चीजों को डाल दिया जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज इस भट्टी के अंदर डालने के बाद इस भट्टी को यहाँ पर गर्म किया जाता है। ठीक है, ऑलराइट, ये देखिए इस तरीके से इस पर्टिकुलर भट्टी को यहाँ पर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को पार करने के बाद जितना भी आयरन का प्रोडक्ट्स है, देखिए सारे के सारे आयरन है, ये सारे के सारे आयरन क्या होता है, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होता है। एंड व्हेन जब ये पूरी तरीके से आयरन पिघल जाता है, तो नीचे की तरफ क्या होता है, इस आयरन को पिघलने की तरफ यहाँ पर देखो नीचे की तरफ क्या होता है, वहां पर इसको कलेक्ट करने का एक मटेरियल रखा होता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ इसको यहाँ पर पूरी तरीके, एंड उसके बाद उसको देखिए इस तरीके का शेप दिया जाता है। ठीक है, जो भी शेप होता है उस तरीके का एक शेप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके बाद उस पर्टिकुलर मतलब आयरन को, हॉट आयरन को इस पर्टिकुलर टाइप में डाला जाता है। उसके थ्रू क्या होता है, स्टील एक पर्टिकुलर टाइप का शेप ले लेता है। ठीक है, दिस इज द मेन मेथड जिस तरीके से, एंड फाइनली आप देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिस तरीके का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर उसको बनाया था। तो ये आपने क्या किया, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर का आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर के अंदर उस पर्टिकुलर हॉट आयरन को फिल किया। जब ये आयरन यहाँ पर फिल हो गया ना, तो इसने ऑटोमेटिकली कूल होने के बाद इस पर्टिकुलर टाइप का शेप ले लिया। ठीक है, दिस इज द एक्चुअली मेथड जिस तरीके से आयरन को यहाँ पर स्टील के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। आई होप आपको ये मेथड प्रॉपर्ली समझ आ गया। ओके, सो लेट्स गेट बैक, यहाँ पे हम इसको वापस समझते हैं। देखिए, आई होप आप यहाँ पर मेल्ट एंड पोर का कंसेप्ट समझ गए। तो मेल्ट का मतलब समझ गए, आयरन को यहाँ पर मेल्ट करना और उसके बाद उसको वापस पोर करके वापस एक स्टील का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना, दैट इज कॉल्ड एज मेल्ट एंड पोर का कंसेप्ट। इसी चीज को यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि जो मेल्टिंग एंड पोरिंग का कंसेप्ट है, दोनों के दोनों सेम कंट्री के अंदर होने चाहिए, मतलब ये ओरिजिनल कंट्री के अंदर होने चाहिए। मतलब इंडिया जब भी किसी स्टील को यूएई को बेचेगा, तो ये मेल्टिंग एंड पोरिंग दोनों ही चीजें इंडिया के खुद के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अगर इंडिया के अंदर होंगी, तो ये ओरिजिनल कंसेप्ट को यहाँ पर पूरी तरीके से जस्टिफाई कर देगा। तो यही हमारा मेन एफटीए था, यहाँ का जो मेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो दोनों कंट्री के बीच में साइन हुआ है। आई होप आपको उसके सारे के सारे प्रोविजंस प्रॉपर्ली समझ आ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के बारे में, जहां पर कृष्णा एक रिवर है। नाउ कृष्णा रिवर जो है उसके कारण जो डिफरेंट स्टेट्स है उसके बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं। नाउ कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पर्टिकुलर डिस्प्यूट रिसेंटली गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने देखे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटक वाला पार्ट है, ये तीनों इसके मेन प्लेयर्स है, मतलब मेन तीनों यहाँ पर पार्टीज है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर डिस्प्यूट चल रहा है। नाउ ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते 2 से 3 साल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार पिछले 3 साल से इसके अगेंस्ट हियरिंग सुन रहा है, बट ये चीज पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो रही है। बिकॉज अगर वो तेलंगाना को एक्स्ट्रा मतलब पानी देते हैं तो फिर आंध्र बोलने लगता है, आंध्र को देते हैं तो फिर ये बोलने लगता है, राइट। तो डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पर जो है पूरी तरीके से मान नहीं रहे हैं और इसके कारण प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप जो तीनों स्टेट्स हैं आपस में मीडिएशन करने की कोशिश कीजिए, आपस में एक खुद का एक वाटर शेयर एग्रीमेंट बनाइए, मतलब साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नाउ बिफोर मतलब मूविंग अहेड, पहले आपको समझाता हूँ एक्जेक्टली कृष्णा है कहाँ पे। देखिए, कृष्णा इज अ रिवर जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्टार्ट होता है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर स्टार्ट
होता है एंड देन इट मूव्स, देखिए आप देख सकते हैं दिस इज द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र। नाउ महाराष्ट्र के बाद इट डायरेक्टली कम्स टू कर्नाटका और कर्नाटक के बाद इट गोज टू आंध्र प्रदेश। नाउ आपको ये चीज पता है कि आंध्र प्रदेश दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, सो यहाँ पर ये तेलंगाना है। सो टेक्निकली ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र इन चारों से निकलता है। बट जब ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी उस टाइम तेलंगाना वाज नॉट अ स्टेट। 1969 के आसपास में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी और उस टाइम तेलंगाना वाज नॉट अ स्टेट, इसलिए इसका जो मेन तीन यहाँ पर जो पार्टीज माने जाते हैं दे आर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, बिकॉज उस टाइम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दे वर द सेम स्टेट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपल समझना है। नाउ देखिए एक चीज और समझिए, यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि आपस में आप मीडिएशन कर लो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो कर्नाटक ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है कि जब महाराष्ट्र से जब वाटर आता है और जब यहाँ कर्नाटक तक पहुंचता है ना, तब तक काफी सारा पानी यहाँ पर वेस्ट हो गया होता है। और पानी के वेस्ट होने के कारण क्या होता है, बहुत सारा रीजन ऐसा है जहां पर पानी पहुंच नहीं पाता है। तो अगर हम इस वेस्ट वाटर को रोक पाए तो इस वेस्ट वाटर को हम इरिगेशन के लिए और या फिर कोई ऐसा रीजन जहां पर ड्राइनेस है उस चीज को हम कंपनसेट करने के लिए उस पानी को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए तेलंगाना यहाँ पर उसका मतलब अलग स्टेटमेंट चल रहा है। तेलंगाना बोल रहा है कि जब पानी यहाँ पर कर्नाटक के बाद आता है तो उसके बाद हमें एक्जैक्टली डेटा नहीं मिलता। मतलब तेलंगाना का कहना यह है कि पिछले 14 ईयर से लगातार कर्नाटक इस पानी को यूज कर रहा है, बट आज तक कर्नाटक ने अभी तक कोई भी डेटा रिलीज नहीं किया कि एक्जैक्टली कितना पानी वो डाइवर्ट करता है। मतलब पॉइंट इज कि एक्जैक्टली कर्नाटक कितना पानी यूज करता है इस पर्टिकुलर रिवर का, ये आज तक उन्होंने डेटा शेयर नहीं किया। तो ये सब देखिए हर एक स्टेट के अलग अलग अपने अपने कुछ कंसर्न्स है। यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स कि एक्जैक्टली कौन सा स्टेट क्या कंसर्न लेकर बैठा हुआ है, बट द पॉइंट इज आपको यहाँ पर जो मेन चीज समझनी है वो ये है कि एक्जैक्टली कृष्णा रिवर कौन कौन से रिवर से निकलती है, कौन कौन से स्टेट से निकलती है, और कृष्णा रिवर जो वाटर डिस्प्यूट है उसका एक्जैक्टली अपडेट क्या है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। कृष्णा रिवर जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगेन मैप को देखिए। नाउ ये मैप जो है यहां से निकलता है, यानी कि महाराष्ट्र से यहां से निकलता है। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलता है, इस पर्टिकुलर जगह से कृष्णा रिवर निकलता है और ईस्टर्न साइड में मूव करता है। इसका मतलब क्या, ईस्ट मूविंग रिवर है। ठीक है, अगर आप ईस्ट मूविंग रिवर को यहां पर समझेंगे तो ये महाराष्ट्र से निकल के महाराष्ट्र में प्लेस कॉल्ड एज महाबलेश्वर। महाबलेश्वर एक माउंटेन है, इस माउंटेन से रिवर निकलता है और यहां से इट फाइनली मर्जेस विद द बे ऑफ बंगाल। ये इंडिया है। ठीक है, यहां पर महाराष्ट्र से निकलता है, ऐसे ट्रैवल करते हुए जाता है और दिस पार्ट इज बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिर जाता है। तो अगर आप टेक्निकली समझेंगे टोटल 4 स्टेट से मूव करता है। सबसे पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद दिस इज आंध्र, आंध्र के बाद दिस इज तेलंगाना एंड फाइनली वी हैव आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट से यहाँ पर मूव करता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन चारों स्टेट से यहाँ पर मूव करता है। अगर इन सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज को अगर आप जितने भी कृष्णा के ट्रिब्यूटरीज वगैरह इन सबको अगर आप मर्ज कर दें तो इन चारों स्टेट्स का टोटल 33% से ज्यादा का जो एरिया है वो सिर्फ एक रिवर यहाँ पर सिंगल रिवर यहाँ पर कवर करता है। मतलब दैट्स हाउ बिग दिस पर्टिकुलर रिवर इज। कृष्णा रिवर यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है। जो साउथ इंडिया है उसका सेकंड लार्जेस्ट रिवर है कृष्णा रिवर आफ्टर गोदावरी रिवर। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। ऑलराइट, देखिए अगर आप इसके पास्ट में जाएंगे एक्जैक्टली डिस्प्यूट कैसे स्टार्ट हुआ तो हमारे प्री इंडिपेंडेंस एरा में देयर वर 2 डिफरेंट टाइप के हमारे प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे। वन वाज हैदराबाद, वन वाज मैसूर। तो हैदराबाद और मैसूर के बीच में एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और ये डिस्प्यूट जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड इट कंटिन्यूड। जब हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जब डिफरेंट स्टेट्स बन जाते हैं, जब महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश बन जाता है, उस टाइम ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, तीनों स्टेट्स के बीच में आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1969 के अंदर एक कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल नाम की एक बॉडी बनाई जाती है जो कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, आपको याद होगा 1956 के अंदर ये पर्टिकुलर को लाया गया था। इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू किसी भी अगर 2 स्टेट के बीच में अगर कोई भी रिवर का डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट के थ्रू यहां पर 1969 के थ्रू क्या हुआ था, एक पर्टिकुलर एक ट्राइब्यूनल बनाया गया था और उस ट्राइब्यूनल ने फाइनली 1973 के अंदर अपना रिपोर्ट पब्लिश किया। नाउ देखिए टोटल मिलाकर उन्होंने बोला कि इस रिवर की 75% डिपेंडेबिलिटी है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। देखिए एक रिवर जब फ्लो करता है तो उसके अंदर पानी होता है, राइट। जब वो पानी होता है तो पानी लगातार मतलब पूरे साल वो पानी सेम नहीं रहता है। मतलब पानी का फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब किसी टाइम में पानी ज्यादा होता है, जब भी कोई रेनी सीजन है तो पानी ज्यादा होता है, जब भी नॉन रेनी सीजन तो पानी कम हो जाता है। द पॉइंट इज कि एक पर्टिकुलर रिवर के ऊपर आप कितना डिपेंड कर सकते हो उसके पानी के ऊपर, दैट थिंग इज कॉल्ड एज इट्स डिपेंडेबिलिटी। और जो कृष्णा रिवर है उसका स्टार्टिंग में 75% डिपेंडेबिलिटी थी। मतलब 75% चांसेस ये थे कि मतलब साल के 75% टाइम में एटलीस्ट 75% वाटर हमेशा इसमें रहता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेबिलिटी ऑफ अ रिवर। नाउ 75% डिपेंडेबिलिटी उस टाइम 1969 में डिसाइड की गई थी एंड इट साइड कि सबसे ज्यादा पानी यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है वहां पर चाहिए, बिकॉज सबसे ज्यादा रिवर का जो पोर्शन है वो आंध्र प्रदेश के अंदर मतलब ट्रैवल करता है। तो आंध्र के बाद वी हैव कर्नाटका एंड सबसे कम जो पानी चाहिए दैट गोज टू महाराष्ट्र। मतलब देखिए आंध्र प्रदेश को दिया गया 800 टीएमसी, देन कर्नाटका वाज गिवन 700 टीएमसी एंड सिमिलरली महाराष्ट्र वाज गिवन 560 टीएमसी। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट्स, आपको बस पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा पानी प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है इसके अगेंस्ट मतलब इसके कारण सारे लोग खुश नहीं थे, तो फिर से कुछ न्यू ग्रीवांसेस वगैरह स्टार्ट हो गए और फिर से एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनता है 2004 के अंदर। ठीक है, 2004 के अंदर बनता है और 6 साल के बाद 2010 के अंदर उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जो पहले डिपेंडेबिलिटी हमारी 75% हुआ करती थी इस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर, ये चीज अब रिड्यूस होकर 65% के आसपास आ चुकी है। मतलब इसका पानी अब कंपैरेटिवली यहाँ पर डिक्रीज हो गया। तो 65% डिपेंडेबिलिटी होने के बाद उन्होंने फिर से इस वाटर को यहाँ पर फिर से डिवाइड किया, लेकिन फिर से जो शेयरिंग परसेंटेज था वो फिर से सेम रहा।
समझिए, आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा पानी प्रोवाइड किया गया, सेकंड नंबर पर कर्नाटका एंड थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र। ठीक है, ये सब चीजें थी। अब देखिए, आंध्र प्रदेश ने इसको चैलेंज करना स्टार्ट किया 2011 के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने चैलेंज करना स्टार्ट किया कि एक्जैक्टली आप कर्नाटका को जो 177 टीएमसी पानी दे रहे हो, दैट इज मच मोर, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, हमें और पानी चाहिए। आंध्र प्रदेश को देखिए ऑलरेडी सबसे ज्यादा मिल रहा था, बट इसके बावजूद उन्होंने और ज्यादा पानी यहाँ पर लेना स्टार्ट किया। 2014 के अंदर क्या होता है, आंध्र प्रदेश डिवाइड होता है और दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वन इज आंध्र प्रदेश और सेकंड इज तेलंगाना, तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। नाउ द पॉइंट इज कि आंध्र प्रदेश अब ये बोल रहा है कि देखिए अभी तक टोटल 3 इसके मेन पार्टीज थे, राइट। फर्स्ट वाज महाराष्ट्र, सेकंड वाज कर्नाटका एंड थर्ड वाज आंध्र प्रदेश। नाउ इसके कारण आंध्र प्रदेश को आपको सबसे ज्यादा पानी तो मिल रहा था, बट आंध्र प्रदेश यहाँ पर बोल रहा था कि हमें और पानी चाहिए। बट 2014 में जैसे ही तेलंगाना फॉर्म होता है, तो आंध्र प्रदेश का एक न्यू डिमांड क्रिएट होता है कि अब आपको ये वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट 4 डिफरेंट स्टेट्स में करनी होगी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, ऑब्वियस रीजन के कारण, बिकॉज ऑब्वियसली एक नया स्टेट आ गया है, तो आपको तेलंगाना को भी अब इसके अंदर ऐड करना होगा, और जो भी तेलंगाना का शेयर होगा उसको तीनों में से देना होगा। मतलब थोड़ा सा महाराष्ट्र से शेयर दीजिए, थोड़ा सा कर्नाटका से और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश से, मतलब तीनों से मिलाकर आप तेलंगाना को कुछ शेयर दे दीजिए। बट यहां पर प्रॉब्लम आती है जब यहाँ पर जो महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला पार्ट है, वो यहाँ पर इस चीज को रजिस्ट करते हैं। उनका ये कहना है कि देखिए तेलंगाना जो है पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था, तो जितना भी वाटर यहाँ पर तेलंगाना को मिलना चाहिए, दैट शुड कम फ्रॉम द आंध्र प्रदेश इटसेल्फ, राइट। तो इसी चीज के लिए यहाँ पर डिस्प्यूट बढ़ रहा है, एंड जो ये डिस्प्यूट है पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो एक्जैक्टली कौन सा पानी कहां से मिलना चाहिए, कि एक्जैक्टली क्या हुआ है, ये सब प्रॉब्लम्स है यहाँ पर जो कि पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहे हैं, और इसके कारण हमारा प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इसी चीज को यहाँ पर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप मीडिएशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप मीडिएशन से नहीं कर पाते हैं, देन कम बैक टू अस, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि इसको मीडिएशन से सॉल्व करने के लिए बोला गया है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेट्स होप कि ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले जो हमारा इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने रिसेंटली कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस इशू किया अपने ऑफिशियल्स के लिए, जहां उन्होंने बोला है कि डेटा सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आई होप आप यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो मेन चीज समझ गए कि जो आईबी मिनिस्ट्री उन्होंने ये बोला है, कुछ डायरेक्टिव्स वगैरह, कुछ गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड किए हैं कि आपको डेटा सिक्योरिटी को कैसे कैसे प्रोटेक्ट करना है और एक्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही है। नाउ यहां पर आईबी मिनिस्ट्री का ये बोलना है, देखिए ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो कि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, अगर कोई भी अगर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी है, उसको आप इंटरनेट के ऊपर से शेयर नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड्स में मतलब आप इंटरनेट के थ्रू उस चीज को शेयर नहीं कीजिए, बिकॉज किसी ना किसी तरीके से वो पर्टिकुलर चीज लीक हो सकती है, फिर मतलब कोई चीज, कोई भी जो एनिमी है उसे हैक कर सकता है और हमारा जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो ले सकता है। तो फर्स्ट चीज तो आप समझ गए कि आईबी मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि आप कोई भी टॉप सीक्रेट या फिर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का जो भी डेटा वगैरह है उसको इंटरनेट से शेयर नहीं करेंगे। अपने सारे के सारे ऑफिशियल्स को इस चीज के लिए मना कर दिया गया। सेकंड चीज, जब भी आप ऑफिस के अंदर हो या फिर जब भी आप इस पर्टिकुलर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को यूज कर रहे हो, उस टाइम कोई भी ऐसा जो पर्सन जो कि आईबी मिनिस्ट्री का पार्ट है, ही विल नॉट यूज एनी टाइप ऑफ डिजिटल असिस्टेंट डिवाइसेस, जैसे कि Amazon का जो इको है, एप्पल का जो होम पॉड है, गूगल का होम है, अलेक्सा है, सिरी है, किसी भी टाइप का अगर कोई भी जो गूगल असिस्टेंट मतलब कोई भी डिजिटल असिस्टेंट के जो डिवाइसेस वगैरह है उसको आप यूज नहीं करेंगे while using these type of while मतलब doing work on these type of top secret या फिर secret documents, because obviously ये सब के सब जो है ये कहीं ना कहीं ये जितने भी है ये सब के सब टेक्नोलॉजिकल है और ये सब भी हैक हो सकते हैं। योर इन्फॉर्मेशन कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सेकेंड चीज बोला गया है कि जब भी आईबी ऑफिशियल्स के लोग जब भी अपने ऑफिस वगैरह के अंदर आएंगे, दे विल हैव टू डिपॉजिट देयर स्मार्टफोन्स आउटसाइड द ऑफिस। ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑफिस के बाहर जमा कराना होगा। और सेकंड चीज, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाती है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दी जाती है, यू विल नॉट यूज व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम टू शेयर दोज थिंग्स। नाउ आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हमें ये सब इंपॉर्टेंट है, क्या हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन को स्मार्टफोन जमा कराना है फिर नहीं कराना है, क्या उसे ये यूज करना है या फिर नहीं यूज करना है, क्या यूपीएससी के लिए सब इंपॉर्टेंट है? देखिए यूपीएससी के लिए ये सब जो ट्रिवियल फैक्ट्स है ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड जो हम सेट कर रहे हैं आगे जो होने वाला है उसको हम समझने के लिए। ठीक है, तो जस्ट बी पेशेंट, बिकॉज आगे हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। ठीक है, कुछ टर्म्स को समझेंगे एक्जैक्टली कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है, बट उस टर्म्स को समझने के लिए पहले आपको हल्का सा बैकग्राउंड समझना होगा कि एक्जैक्टली हम किस किस चीजों के लिए मना कर रहे हैं। जब हमें मालूम चल जाएगा कि हम किस किस चीजों के लिए आईबी ने मना किया है, तब हमें समझ जाएगा कि एग्जैक्टली किस किस चीजों के लिए हाँ बोला गया है और क्यों हाँ बोला गया है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए कि जब आप प्रॉब्लम्स को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो सॉल्यूशंस वगैरह हैं उसको भी समझना स्टार्ट कर देंगे। तो आप ये सब चीजें समझ गए कि एक्जैक्टली क्या हो रहा है कि फोन्स को बाहर जमा कराना है, व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइप के डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए। सेकंड चीज बोला है, देखिए आईबी मिनिस्ट्री यहाँ पर बोल रही है जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम को यूज करता है किसी भी टाइप के क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो आईबी का जो खुद का डिपार्टमेंट है उसकी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस को वायलेट कर रहा है। बिकॉज हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि आप व्हाट्सएप टेलीग्राम या फिर कोई भी ऐसा ऐप जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है उसके थ्रू आप कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते हैं। सेकंड चीज, हमारा एक नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है। ठीक है, मतलब इंडिया का एक नॉन नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है कि कोई भी हमारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको कैसे सेव करना है, उसको कैसे बचाना है, उस चीज के ऊपर कुछ गाइडलाइंस वगैरह है। उस चीज के लिए भी यहाँ पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है। इस चीज को भी कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है अगर कोई पर्सन व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम को यूज करके कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा है। समझते हैं, देखिए अब
आई होप आपका बैकग्राउंड रेडी हो गया। अब आपको एक्जेक्टली समझ आ गया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। अब हम समझते हैं कि सॉल्यूशंस क्या क्या दिए गए हैं आईबी मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो अभी तक हम जितना समझ रहे थे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब यहां से एक्चुअली एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से चीजें स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट थिंग कि आईबी मिनिस्ट्री का यहां पर कहना है, जब भी कोई टॉप सीक्रेट या फिर सीक्रेट डॉक्यूमेंट आपको शेयर करना है, तो यू विल नॉट यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बोला, मना किया गया है व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम को यूज करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा चीज जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है उसको यूज करने से मना किया है। देन व्हाट टू यूज, वी हैव टू यूज अ साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप ग्रेड एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म। नाउ दिस इज द थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर कि एग्जैक्टली एसएजी ग्रेड एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म है क्या। दिस इज द थिंग जो कि हमारी आईबी मिनिस्ट्री यूज करती है। सेकंड चीज, ये एसएजी है क्या। देखिए ये जो एसएजी है, जो एक टाइप का साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप से रिलेटेड एक टाइप का एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म है जो कि हमारे डीआरडीओ ने बनाया है। नाउ ये जो चीज है, ये जो हमारा एसएजी जो ग्रेड है, इसके अंदर बेसिकली हम एक कमर्शियली एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एईएस, यानी कि एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, जो कि 256 बिट का है। नाउ देखिए, आप सिंपल वर्ड में समझिए, आपका एक फाइल शेयरिंग का एक टाइप का मैकेनिज्म है। इस पर्टिकुलर चीज के थ्रू आप सिंपली एक फाइल को शेयर कर सकते हैं। और देखिए ये 256 का जो है ना, ये एक बहुत ही लार्ज बिट साइज है, और ये लार्ज होने के कारण क्या होता है, इट इज प्रैक्टिकली अनब्रेकेबल। मतलब अगर कोई हैकर इसे हैक करने की कोशिश भी करे तो उसको हैक नहीं कर सकता है, यानी कि पूरी तरीके से हैक प्रूफ है। यानी कि दिस इज द राइट नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। नाउ दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल मतलब ये जो पर्टिकुलर न्यूज जो डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज एसएजी ग्रेड एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म, यानी कि साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप किसने बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है। इसके अंदर 256 बिट का यहां पर एक एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज होता है। देखिए एन्क्रिप्शन वर्ड को आप जानते हैं, एन्क्रिप्शन का मतलब होता है जो कि लॉग्ड होता है, लॉग्ड या फिर जो कि एन्क्रिप्टेड होता है, जिसका डेटा आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में। तो ये 256 बिट को यूज करता है, इसका मतलब क्या है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक डेटा को यूज करता है, इसके कारण ये प्रैक्टिकली अनब्रेकेबल है, इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली क्लियर है। नाउ जो आगे वाली चीजें उसको समझते हैं। इसके अलावा जो हमारे आईबी मिनिस्ट्री उन्होंने ये भी बोला है कि जो बहुत सारे लोग जो कि व्हाट्सएप टेलीग्राम को यूज करके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह को शेयर करते हैं, स्पेशली सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को, ये कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट सिक्योरिटी गाइडलाइंस को भी वायलेट कर रहा है, और जो हमारी नेशनल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी गाइडलाइन है उसको भी कहीं ना कहीं मतलब वायलेट कर रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली नेशनल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी गाइडलाइन है क्या। देखिए ये ऐसी गाइडलाइंस जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया था हमारे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के जितने भी थ्रेट्स वगैरह है उससे फाइट करने के लिए। मतलब ये पर्टिकुलर मतलब बनाया किसने, दिस हैज बीन फॉर्म बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। नाउ अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको जितना भी पीछे का इन्फॉर्मेशन था वो सारे के सारे आप लिंक कर पा रहे हैं, आपको एक्जैक्टली समझ आ रहा है। नाउ मेन एम क्या है हमारा, मेन एम हमारा ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, आईबी, सीबीआई, सीआईडी, कोई भी डिफरेंट जो बॉडीज वगैरह है वो जितने भी इन्फॉर्मेशन वगैरह को रख रही है उसको प्रॉपर्ली सेफ रखना, उसको मतलब उसकी सेफ्टी को इंप्रूव करना, ये हमारा मेन एम है। नाउ पॉइंट इज, आपको देखिए एक चीज और यहाँ पर समझनी है कि ये सब चीजें तो यहाँ पर फिक्स्ड है, मतलब ये सब चीजें तो आपको यूज करनी है। देखिए पीछे हमने जो देखा है यहाँ पर 256 बिट का आपको एईएस को यूज तो करना ही पड़ेगा, बट इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट चाहता है कि इसके अलावा कोई एडिशनल स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस को यूज करे तो वो भी कर सकता है, मतलब उसको भी अलाउ किया गया। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये यूज करना है, ये तो आपको यूज करना ही करना है। इसके अलावा आप और भी चीजें अगर आप चाहे जिससे कि आपको लगता है कि हमारी सिक्योरिटी स्ट्रांग हो सकती है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। फाइनली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईबी का ये कहना है कि आपको कोई भी जो आप ईमेल वगैरह यूज करते हैं, डोंट यूज योर पर्सनल ईमेल्स, यू हैव टू यूज अ गवर्नमेंट ईमेल। ठीक है, डिफरेंट जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज वगैरह है उसको आपको प्रोवाइड करना है, उसको यूज करना है, या फिर जो गवर्नमेंट के खुद के जो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स है आप उसको यूज कीजिए। डोंट यूज व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। नाउ इसके बैकग्राउंड में अगेन हम समझते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स। नाउ वी हैव टू डिफरेंट एप्स यहाँ पर। फर्स्ट ऐप इज कॉल्ड एज संवाद एंड सेकंड इज कॉल्ड एज संदेश। नाउ संवाद एंड संदेश आर जस्ट लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, जो कि किसी भी मतलब जो मिनिस्ट्री वगैरह जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की उसके डिफरेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने में हेल्प कर सकते हैं। नाउ दिस संवाद जो ऐप है, दिस हैज बीन फॉर्म बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आपने नाम सुना होगा सीएडीसी का, सीएडीसी ने इसको फॉर्म किया है। सिमिलरली जो संदेश है, इट हैज बीन फॉर्म बाय एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसने इसको बनाया है, और ये दोनों जो है पूरी तरीके से एनक्रिप्टेड है और ये हैक प्रूफ है। इसलिए इन सब चीजों को ऐप को हमें यूज करना है और इसके थ्रू हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह को शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक और जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, देखिए तीन मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। वन वाज एईएस जो एनक्रिप्टेड स्कीम था, सेकंड इज संवाद, थर्ड इज संदेश, और जितने भी चीजें एक्स्ट्रा थी वो सब चीजें आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करेंगे एक न्यू गेको के बारे में। नाउ गेको क्या होता है उसको हम प्रॉपर्ली समझेंगे, एक्जैक्टली क्या क्या चीजें हो रही है उसको समझेंगे। देखिए राइट नाउ क्या हुआ है, कुछ हर्पेटोलॉजिस्ट जो है उन्होंने यहाँ पर उनको एक कुछ न्यू स्पीसीज मिला, एक नया स्पीसीज ऑफ बेंट टोड गेको मिला है जो कि मेघालय के अंदर मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर कि बेंट टोड गेकोस जो होते हैं वो देखिए गेको होता क्या है, गेको एक टाइप के रेप्टाइल्स होते हैं, बेसिकली आप छिपकली समझ सकते हैं। ठीक है, छिपकली होते हैं और ये नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब बेसिकली रात में जगते हैं। ठीक है, मतलब रात में ये बेसिकली एक्टिव रहते हैं। देखिए ये रिसेंटली मेघालय के अंदर मिला है। क्वेश्चन कम्स कि हर्पेटोलॉजिस्ट होते कौन है। हर्पेटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड जो एम्फीबियंस वगैरह होते हैं, मतलब उनके स्टडी में जो भी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें यहाँ पे हर्पेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। नाउ फर्स्ट इज हुआ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आपको पता होगा जो ऐसा कोई भी चीज जो कि रेंग सकते हैं,
ठीक है, जो भी रेंग सकते हैं और जो मतलब हु कैन क्रॉल, दे आर कॉल्ड एज रेप्टाइल्स। एंड सेकंड इज हु आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हु कैन लिव ऑन बोथ वाटर एंड लैंड, दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। आई होप आपको दोनों के बीच में प्रॉपर्ली जो डिफरेंशिएशन है वो समझ आ गया। नाउ फर्स्ट चीज आपने समझा कि गेकोस जो होते हैं दे आर एक्चुअली अ स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड दे आर नॉक्टर्नल, मतलब दे आर एक्टिव एट नाइट। सेकंड चीज, गेकोस को आप सिंपल वर्ड्स में कलरफुल लिजर्ड्स बोल सकते हैं, यानी कि कलरफुल छिपकलियां, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। नाउ ये जो जितने भी कलरफुल लिजर्ड्स यानी कि जो गेकोस वगैरह होते हैं, दे आर अडेप्टेड टू डिफरेंट हैबिटेट्स, यानी कि दे कैन आल्सो लिव इन रेन फॉरेस्ट, दे कैन आल्सो लिव इन डेजर्ट्स, सम कैन इवन मतलब लिव एट कोल्ड माउंटेन के स्लोप वगैरह होते हैं वहां पे रहते हैं। मैं आपको देखिए जो यहाँ पर कलरफुल लिजर्ड्स है इसको शो करने के लिए आपको एक इमेज शो करता हूँ। जस्ट रिमेंबर, देखिए आप इस चीज को ध्यान से देखिए, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ गेकोस। यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी टाइप ऑफ नेम, आपको कुछ भी याद नहीं होना चाहिए, जस्ट रिमेंबर कि गेकोस होते क्या है, गेको टाइप के रेप्टाइल्स है। सिंपल वर्ड्स में आप इसे छिपकली समझ सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो लिजर्ड होता है उससे मतलब वो समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर देखिए कि व्हाट इज द कलर वैराइटीज। देखिए ब्लैक, ग्रीन, वी हैव यहाँ पर ब्लू है, ठीक है, वी हैव ग्रीन, यहाँ पर वी हैव येलोइश, यहाँ पे येलोइश है, राइट। तो आप समझ सकते हैं गेको यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के पाए जाते हैं। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि इनके जो कलर होते हैं दे आर काइंड ऑफ कैमोफ्लेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैमोफ्लेज? बेसिकली इनको अपने एनवायरमेंट के अंदर बचने के अंदर ये जो भी डिफरेंट टाइप के ये सब है, ये सब इनको हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्री टाइप ऑफ गेकोस। यहाँ पर देखिए तीन डिफरेंट स्पीसीज की गेकोस जो है, जो कि पिछले कुछ दिनों में न्यूज में रही है, जो कि फर्स्ट वन जो है जो हमें रिसेंटली पाया गया है, ठीक है, जो कि एक बेंट टोड गेको है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंट टोड गेको? देखिए टो जो होता है हमारे पैरों की उंगली को बोलते हैं टो। नाउ अगर आपके टो अगर बेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज बेंट टोड, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो एक ऐसा गेको हमें मिला है जो कि बेंट टोड है, मतलब उसकी जो पैरों की उंगली है वो बेंटेड है। नाउ उसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन यू जस्ट नीड टू पास इट थ्रू योर माइंड वंस, ठीक है, एक बार आप अपने दिमाग से उसको निकालने दीजिए। दैट इज कॉल्ड एज क्रिटोडैक्टिलस एक्सरसाइटस, ठीक है, एक्सरसाइटस। नाउ देखिए एक्सरसाइटस जो वर्ड है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइटस जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन के अंदर इसका मीनिंग होता है आर्मी। तो दैट इज व्हाई इसको इंग्लिश में नेम दिया गया है इंडियन आर्मीज बेंट टोड गेको, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आई। जो एक्सरसाइटस वर्ड है दैट इज एक्चुअली लैटिन वर्ड, जो जिसका मतलब मेन एम, मतलब जो मेन नेम है दैट इज आर्मी, और आर्मी के कारण इसको इंडियन आर्मी को मतलब एक टाइप के ऑनर किया गया। तो इसका नेम इंडियन आर्मी के ऊपर क्यों रखा गया है? टू ऑनर द आर्मी फॉर इट सर्विसेज वगैरह, इस चीज के लिए इसको इंडियन आर्मी का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्पीसीज ऑफ ये जो हमें मिला है। सेकंड इज कॉल्ड सियाहा, मतलब सियाहा बेंट टोड गेको। अगेन ये भी एक टाइप का बेंट टोड गेको का यहाँ पे स्पीसीज है, जिसके अगेन इसका देखिए जो फर्स्ट नेम है जो कि इसका जीनस है वो सेम रहने वाला है, क्राइटोडैक्टिलस, और जो सेकंड वर्ड है यानी कि सहेंसिस, ये इसको एक मिजोरम के सियाहा डिस्ट्रिक्ट के नाम पर दिया गया है। मतलब सिया क्या है? सिया एक्चुअली एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि मिजोरम के अंदर प्रेजेंट है। यहीं पर ये पर्टिकुलर टाइप की जो गेको है वो पाया गया था और उसी चीज के कारण इसका नाम रखा गया है। तो इसका सिंपल नेम, सिंपल मतलब इंग्लिश में भी इसका नेम सेम ही है, सियाहा। नाउ इसको देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये आती है कि इसे खोटलिया बोला जाता है। नाउ खोटलिया इज अ लोकल नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ गेकोस। नाउ व्हेनेवर यूपीएससी विल आस्क यू क्वेश्चन, यूपीएससी विल नेवर आस्क एग्जैक्टली गेको क्या होता है, यूपीएससी विल सिंपली आस्क कि खोटलिया क्या है, ठीक है। सो खोटलिया इज अ रीसेंट टर्म, खोटलिया एक टाइप का लोकल टर्म है दैट एक्चुअली सिग्निफाइज दिस टाइप ऑफ गेकोस, ठीक है। आई होप आपको चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। देखिए थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड एज मतलब जो सेम क्राइटोडैक्टाइलिस, यहां पर देखिए इसका नाम देखिए लुंगलिएंसिस। लुंगलिएंसिस जो है, लुंगली अगेन आप नाम समझ सकते हैं, लुंगली एक टाइप का टाउन है जो कि मिजोरम के अंदर प्रेजेंट है। देखिए अभी तक हमने जो तीनों ही नाम दिए हैं उसमें से एक नाम जो हमने दिया है वो इंडियन आर्मी को के ऊपर दिया है, ठीक है। देखिए ये वाला देखिए, दिस हैज बीन गिवन ऑन द नेम ऑफ इंडियन, जो इंडियन आर्मी है, और इसका नाम ये बेसिकली कहां पाया गया? इट हैज बीन फाउंड इन मेघालय, ठीक है। तो जो इंडियन आर्मी वाला है वो पाया गया मेघालय के अंदर। जो सेकंड वन है यानी कि सियाहा है वो पाया गया मिजोरम के अंदर, मिजोरम के अंदर एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड सियाहा, वहां पर ये पाया गया है। एंड थर्ड वन जो है दैट इज कॉल्ड लुंगली, लुंगली भी यहां पर मिजोरम के अंदर पाया गया। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। अगेन ये भी एक बेंटो है और दे कैन लिव ओनली इन बुशेस, रॉक्स या फिर वुड्स, ठीक है। तो अगेन आपको ये सब समझना नहीं है, आपको जो एक चीज समझना है वो ये है। देखिए जो फर्स्ट चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि खोटलिया क्या होता है। खोटलिया एक टाइप की गेको का नेम है, एक टाइप का लोकल नेम है। और सेकंड चीज, जब भी आपको सियाहा, इंडियन आर्मी, ये सब आपको अगर पूछी जाए कि ये सब क्या है, मतलब ये सब किस की स्पीसीज है, जस्ट रिमेंबर कि ये सब जो है गेको की स्पीसीज है, ठीक है। गेको क्या होता है? एक टाइप का लेजर्ड का स्पीसीज होता है। ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। आज के कुछ क्वेश्चन है जो कि रिवीजन के फॉर्मेट में आप ट्राई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यूएई इन्वेस्ट मैक्सिमम इन विच सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ टोटल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएई प्रेजेंटली। थर्ड इज कृष्णा रिवर पासेस थ्रू विच स्टेट्स। Fourth is, which state has been allocated maximum share of water in Krishna Water Dispute Tribunal? Fifth is, which body developed the Samvad messaging platform? And the last one is, Khotlia recently found organism is related to which species? ठीक है, कुछ ये यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको ट्राई करने हैं। जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट स्टे, मतलब ये स्टे को हटा क्यों गया था, ठीक है, हटा क्यों गया था, जो कि पंजाब एंड हरियाणा जो स्टे लगाया था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देयर इज नो सफिशिएंट रीजंस कि क्यों एक्जैक्टली इन स्टे को लगा के रखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन वाज व्हिच आर द मेंबर्स ऑफ नॉर्मंडी फॉर्मेट ग्रुप। नाउ नॉर्मंडी फॉर्मेट जो है रशिया और यूक्रेन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया और यूक्रेन तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के अलावा वी हैव जर्मनी और फ्रांस जो कि मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं।
थर्ड क्वेश्चन वाज व्हेन डिड इंडिया लास्ट टाइम हेल्ड प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? जैसा मैंने आपको कल बताया था, इट वाज इन अगस्त 2021. जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग. अब देखिए, अगली जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिलेगी वो 15 महीनों के बाद मिलने वाली है, ठीक है. सो इट्स बीन मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टाइम, और जरूरी नहीं कि 15 महीनों के बाद ही मिलेगी, हो सकता है 13, 14, 15 कभी मिल सकती है. तो पॉइंट इज कि वो फिक्स नहीं होता है. तो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि अगस्त 2021 के अंदर हमें लास्ट टाइम मिली थी. नेक्स्ट इज कि एंट्रीसीटाबीन और जो रैल्टेग्रेविर है, ये दोनों किस चीज की स्पीसीज है, मतलब क्या है एग्जैक्टली? दे आर द मेडिसिन ऑफ एचआईवी, ठीक है. एज यू पॉइंटेड आउट, मतलब आप सबने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था कि एचआईवी का ये बेसिकली मेडिसिन है. नेक्स्ट इज वेयर विल मिलन एक्सरसाइज टेक प्लेस इन 2022? नाउ अभी तक के सारे एक्सरसाइज जो अंडमान निकोबार के अंदर होते थे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज गोइंग टू बी हेल्ड एट विशाखापट्टनम, जो कि हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है. द लास्ट क्वेश्चन वाज व्हिच आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ ऑकस? जैसा आपको नेम यहां पर सिग्निफाई कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, तीनों इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है. आई होप आपको देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस और सारे के सारे टॉपिक्स हैं, हमने सब कुछ को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है. आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.